इमरान भाई खाने यानी आपने पहले तो एक दो दिन आपने खाने यार के लिए आपने क्या- मेरा वेट देख लिया था जब मैं वापस आया कुछ था, और वो खाना ऐसे ही नहीं क्या खाने के लिए क्या देते थे यानी, और आपने कब खाना खाना यानी मुझे पता पहले एक दो दिन तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। नहीं, खाना मैंने खाया, पहले दिन भी खाया। अच्छा पहले दिन भी खाया। हाँ, खाना वो मैंने क्या खाया, खाने की क्या उनकी रूटीन होती थी, खाना कैसा देखिए, खाना होता था? मैं बस रोटी, अच्छा रोटी और कोई सालन, बस ऐसे ही होता था, एक रोटी 7 सालन। और क्या रूटीन? वो नीचे से असल में मेरा खाने का प्रॉब्लम और था। हाँ वजह साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अकेले खाना खाया ही नहीं, हाँ बचपन से ही नहीं खाया। हम्म, मैंने अकेले खाना ही नहीं खाया। मेरे टेबल पे खाना लग जाए घर में और मैं अकेला हूँ, जी। मेरे साथ कोई ना बैठे तो मैं खाना नहीं खाता हूँ। हम्म, मैं खाना हमेशा या फैमिली के साथ खाता हूँ, बच्चों के साथ, किसी के साथ, कोई दोस्त आ जाए, मुझे अकेला खाना नहीं खाया जाता। ये मैंने पहले दिन जाके बताया था, मैंने कहा जी मुझे खाना जब मैं खाऊंगा तो इधर एक बंदा बैठ जाए मेरे पास। पूरी वो नहीं बैठते थे, छोड़ जाते थे। थोड़े दिन दिक्कत हुई, उसके बाद फिर आदत हो गई, फिर मैं खा लेता था। मुझे पता है, आपने एक वाकया बताया है वो नीचे से खाना अंदर कर, अच्छा वो नीचे से खाना रखते थे, नीचे से उनका वो था पूरा दिन रूटीन वैसे आपकी क्या मुझे होती थी? 3 अलग अलग जगहों पे उन्होंने रखा, अच्छा जो ज्यादा टाइम के लिए रखा। 3 सेल थे जिनमें रखा, एक लाहौर में था, एक पिंडी में था, फिर दूसरा वहीं पे था। अच्छा, उसमें ना वो एक जगह से तो नीचे से खाना आता था अंदर, वो ऐसे घसीट देते थे अंदर। एक में ना उनके अजीबोगरीब किस्म के ताले थे, वो बहुत जोर से आवाज आती थी, वो बाहर की तरफ से उसको खोलते थे, 2 बंदे आते थे और वो वहां से खाना साइड से अंदर करते थे। तो ये अलग अलग। और वॉशरूम अंदर ही होता था छोटा सा? वॉशरूम तो पीछे मेरे बिल्कुल जहाँ मेरा सर है ना, वहाँ वॉशरूम है। अच्छा वहाँ वो पड़ा हुआ है, वो एक कमोड सा लगा हुआ है। कमोड नहीं था, वो था फ्लश था, इंडियन टॉयलेट जैसे हम कहते हैं। हाँ इंडियन टॉयलेट था। साथ एक बोतल पड़ी हुई थी और एक पानी का रास्ता था, उसको दबाओ ना तो उसमें से पानी की एक धार निकलती थी, उसी धार से वो बोतल में भर लेता था। अच्छा हाँ जी। और पीने के लिए पानी? बस वही पानी है, वही पानी। नहाने के लिए भी वही है, पीने के लिए भी वही है, वॉशरूम के लिए भी वही है। इमरान भाई पूरा दिन क्या रूटीन होती थी? मैं ये कपड़े अपने ना, क्योंकि गर्मी आ जाती थी, मैं गर्मियों में बंद हुआ था, मई में, जून जुलाई में उधर ही था, तो मैं अपने ना ये कपड़े गीले करता था, इनको अच्छी तरह गीला करके ना, तो फिर मैं इनको पहन लेता था। यानी शर्ट को पूरा गीला किया, फिर पहन ली, ऐसे झाड़ के हल्की सी निचोड़े बगैर वो पहन ली, ट्राउजर को पूरा गीला कर लिया। तो उस तरह मैंने वो गर्मी अपनी। अंदर ऊपर एक पंखा लगा था? नहीं, पंखा जून जुलाई में भी पंखा नहीं था? पंखे से तो आप कुछ कर सकते हैं अपने आप को। हाँ अच्छा, पंखा नहीं देंगे आपको। हाँ बस का अगर मौसम कभी भी बहुत आपने कोई खराब, किसी दिन बहुत बुरी हालत हुई तो बाहर कोई एक वो पंखा दूर आप रख के दिन का चला हिसाब देते कैसे लगाते थे कि कितने दिन मुझे गुजर गए? थे। कैसे मुझे याद रहते थे दिन, मैं नमाज से। नमाज से। और वो रोशनी आती थी बाहर से, कुछ पता चलता था? हाँ थोड़ी रोशनी आती थी बाहर से, सही। लेकिन मुझे वो दिन रात का एक जगह पे तो नहीं समझ आता था, एक जगह पे मुझे कुछ आइडिया होता था कि ये दिन है और ये रात है। लेकिन वो नमाज का टाइम मुझे, क्योंकि वो लोहे के ऊपर मारता था आके बंदा जोर से, फजर, फिर लोहे पे मारता था जोहर, अजान की आवाज नहीं आती थी? अजान की नहीं आवाज आती थी। वहां पे एक जब आखिर में जिस दिन मुझे छोड़ना था ना, उस दिन मुझे उन्होंने एक जगह पे रखा, हाँ वहां मैंने एक अजान की आवाज सुनी थी, वो मुझे अजान की तर्ज अभी भी याद है। अच्छा, इमोशनल हो होंगे अब। इमरान भाई आपका ये हाथ में, मैं आज हम चूंकि किसी जगह सफर कर रहे थे तो आपके, जी जी, तो आपके हाथ में वो दर्द हो रही थी, उसका एक वाकया बता रहे थे कि एक दिन आप वो इन्होंने टॉर्चर बहुत अजीब तरीके से किया। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये एक प्रोडक्ट के तौर पे, एक बेजान चीज के तौर पे इंसान को डील करते हैं। ये लोग टॉर्चर कर करके ना लोगों पे बेहिस हो चुके हैं, इन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ये इतने नॉर्मल रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और they will be like, मसला ही कोई नहीं है। जेल के अंदर सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी अल्लाह के बाद? सबसे ज्यादा किसको याद करता? अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद आती थी उनके, उसके बाद अल्लाह के बाद अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजें याद आती हैं, अलग अलग लोग याद आते हैं। हाँ। ये ना फेजेस होते हैं आपके ऊपर। यानी किसी वक्त आपको कोई बहुत ज्यादा याद आ जाता है, आपके दिमाग में उसकी याद आ जाती है, वो बहुत ज्यादा, दिन बहुत ज्यादा थे ना, 5 महीने थे और मैं अकेला ही था। हाँ। तो मेरे पास बहुत टाइम था लोगों को याद आखिरी 2 सवाल हैं, क्योंकि बातें मैंने बहुत करनी थी, लेकिन रोशनी का जो मैं सांस है मुझे थक जाएंगे वो। आखिरी 2 सवाल इमरान भाई, मुझे पता है एक दफा आपको बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने आपको कुछ करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि भाई हम खवातीन लेके आएंगे। हाँ यार, वो बड़ी बदतमीजी है। अच्छा, उस दिन के अलावा आपको किन किन मौकों की बड़ी तकलीफ हुई? मुझे एक दिन मैंने हिसाब किताब लगाया कि अब 14 अगस्त आने वाली है या आ गई है, बिल्कुल करीब है। मैं दिन गिनता था ना जी, तो मैंने इनसे कहा, वो जो बंदा खाना देने आता था, मैंने कहा यार मुझे कोई फ्लैग, कोई झंडा या कोई चीज मुझे इस तरह वो ला के दो, एक ये मुझे चाहिए। तो उसने कहा जी आपको जरूर ला दूंगा, मैं आपको जरूर ला दूंगा। मैं फिर वेट करता रहा कि मुझे ला के देगा, वो नहीं ला के दिया। लेकिन वो फिर 14 अगस्त भी गुजर गई, फिर वो नहीं लेकर आया। मैंने उससे बाद में पूछा कि
कि वो 14 अगस्त गुजर गई, उसने कहा जी गुजर गई है। मैंने कहा आपने मुझे फ्लैग नहीं दिया ना, तो उसने मुझे कहा जी परमिशन नहीं मिली। उस बात में मुझे बड़ी तकलीफ हुई। पाकिस्तान का झंडा देने नहीं दिया। हाँ नहीं दिया, मुझे बड़ी इस बात की तकलीफ हुई थी कि यार ये इनको दे देना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है। आदमी को ना बड़ा हौसला मिलता है। जी। मैंने कंघी की ना एक 140 दिन हो गए थे मुझे तकरीबन, इतने अरसे बाद मुझे कंघी मिली करने के लिए। और मैंने कंघी मिली तो मैंने कहा यार ये इतनी कमाल इन्वेंशन है। इतना मुझे मजा आया कंघी करके, मैंने कहा यार कमाल है। तो इमरान भाई आखिरी सवाल, मैंने आखिरी दिन जब मुझे उन्होंने छोड़ा तो तब मैंने वो शीशा देखा कि मैं दिखता कैसा हूँ। इमरान भाई आखिरी सवाल यही, जब आखिरी दिन आपको उन्होंने बताया जब आपको छोड़ने, उस दिन क्या नहीं, मुझे चंद दिन पहले आइडिया हो गया था कि अब ये मुझे छोड़ने वाले हैं। अच्छा, ये मुझे आइडिया हो गया। ऐसा क्या हुआ? नहीं, वो उन्होंने मुझे वहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। वहां से मुझे कभी एक शहर में ले जाते थे, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। ये जिस डीपीओ आरपीओ के हवाले मुझे करना चाह रहे थे वो जान छुड़ाते थे। फिर मुझे ये सियालकोट ले गए, वहां पे फिर मैं सियालकोट से मुझे इन्होंने छोड़ा। और पहले ये कहते हैं हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे, मैंने फिर इसके बाद मैंने माना ही नहीं। मैंने कहा मुझे पुलिस के हवाले करेंगे, अगर वो मेरे पे मुकदमा देंगे तो यहाँ से फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी मैं पुलिस के गले पड़ूंगा और वहां जो होगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये मेरी तौहीन है, मैं ये नहीं होने दूंगा कि आप मुझे पुलिस के हवाले करें और वहां मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करें। बहुत हो गई है, मुझे छोड़े, मैं अपने घर जाऊं। इस पे उन्होंने इंसिस्ट किया, मैंने ये बात नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप अपनी दाढ़ी कटवा लें, आप क्लीन शेव हो जाए। मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा आपने तो देखी भी नहीं। मैंने कहा दिखाओ, कहते ये सफेद है। मैंने कहा जैसी भी है। उन्होंने दिखाई मुझे, मैंने कहा जी अच्छी लग रही है, मैं नहीं हटा। क्यों? मैंने कहा जी मैंने ये नियत की थी कि मैं हज करूंगा 2023 में, तो आपने मुझे हज के दिनों में अंदर रखा। मैंने ये नियत की थी जब हज करूंगा तो उसके बाद मैं दाढ़ी रखूंगा, तो अब मैंने वो उसी नियत के तहत ये रख ली है, तो मैं नहीं कटवाना चाहता। इस बात पे काफी वो फटा हुआ, तो उन्होंने कहा जी फिर हम आपकी जबरदस्ती शेव कर देंगे। मैंने कहा आप ट्राई कर लें, लेकिन ट्राई करने से पहले जहां से आप मुझे उठा के लाए उनसे पूछ लें कि मैं वहां पे 2 मरतबा अपनी मर्जी से जख्मी हूँ, तो मैं जख्मी हो जाऊंगा, आप मुझे छोड़ भी नहीं पाएंगे। उन्होंने फिर जाके कोई मीटिंग शीटिंग की, फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक जगह छोड़ेंगे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम आपको लेकर जाएंगे। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं खुद ही चला जाऊंगा घर अपने, मुझे कोई भी ले जाएगा घर मेरे, आप मुझे किसी सड़क पे ही छोड़ दो। फिर मुझे एक हॉस्पिटल में छोड़ के उन्होंने कहा जी यहाँ को पुलिस वाले आपको मिलेंगे, वो आपको ले जाएंगे। वो फिर एक हॉस्पिटल के पास उन्होंने जैसे भी किया छोड़ा। इन शॉर्ट ये कि वहाँ पुलिस वाले थे, उनमें एक पुलिस वाले बेचारा वो रो भी रहा था, उन्होंने मुझे लिया, मुझे लेके गाड़ी में बैठाया, मुझे फिर मेरे घर छोड़ गया। सबसे पहला शख्स किससे मिले आप घर में? मैं घर में गया ना, तो मैं लेट जब जाता था तो बैक साइड से जाके अपने कमरे का शीशा नॉक करता था। मैंने वो जाके शीशा नॉक किया तो खोला ही नहीं किसी ने, वहां से पीछे से एक दरवाजा था, नहीं खोला। नॉर्मली मेरी वाइफ खोलती थी, उसने नहीं खोला। मैं वापस आया तो साबिर भाई सो रहे थे। साबिर भाई हमारे घर में हमारे हेल्पर हैं, दरवाजे के पास ही उनका वो रूम है, तो साबिर भाई सो रहे थे। साबिर भाई उठे, उन्होंने मुझे जफ्फी डाल ली। पहले देखा मुझे गौर से, हमारा दरवाजा बंद नहीं होता, खुला रहता है 24 घंटे। तो वो उठे, उन्होंने मुझे जफ्फी डाल ली, गले मिले और दरवाजा उन्होंने खटकाना शुरू कर दिया। मैं इधर से गया, नहीं किसी ने खोला, वापस आया तो इधर से खुल गया था। अंदर गया, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन एकदम ही सारे आ गए थे, कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया। और मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा मैंने वो इधर मैंने शीशा नॉक किया था पीछे वाला, कहती वो तो आप रोज नॉक करते थे। तो उसको वो रोज गलतफहमी होती थी कि शायद कोई नॉक कर रहा है, वो उठ के देखती थी। तो उसने कहा जी उस दिन मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा शायद मुझे फिर वही जैसे वहम होता है वैसे ही है। तो ये था। मैं फिर अपने अम्मी अब्बू के पास गया, अब्बू जी को मैंने उठाया। अब्बू जी उस वक्त सो रहे थे, फजर से पहले का वक्त था। अम्मी और अब्बू दोनों उठ गए, उनसे मैंने मुलाकात की, मिला मैं उनसे, बैठ गया मैं उनके पास। और ये उन्हीं कपड़ों में आप गए 142 दिनों में? हाँ, मैं अपने घर चला गया था। फिर मैं जाके मैंने उनको कहा जी मैं जरा नहा लूँ, चेंज वेंज कर लूँ। तो फिर मैं फटाफट गया, मैं नहा के चेंज किया, फजर होने वाली थी थोड़ी देर में। मैं फिर अम्मी अब्बू के कमरे में गया और मैंने दरवाजा बंद किया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बोल कैसे रहा है? उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये ठीक तरीके से नहीं बोल रहा ना, स्टैमरिंग कर रहा है। मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ। तो मेरी अम्मी ने पूछा क्या हुआ तुझे, ना तू इमरान ही है ना? ऐसे मुझे हाथ लगा के देख रही थी अम्मी, ये क्या हो गया? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब मेरी बारी।
तो ये शायद उनको बहुत वजनी लगा हो मेरा ये दो लफ्ज जो है ना, ये उनको बहुत भारी लगे होंगे उस वक्त। मैं अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या हो रहा था। तो जब मैंने उन्हें कहा ना अब मेरी बारी, मुझे किसी ने मना नहीं किया। और मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार आप जिस तरह का आप वो छोड़ कर गए थे ना मुल्क, ये वैसा नहीं है। तो मैंने कहा, मैं उसको जिस तरह अपने भाइयों को बंदा डांट देता है, मेरे से छोटे हैं, तो मैंने उससे कहा, कहता भाई बुज़दिल नहीं है हम, आप बोलो हम कुएं में छलांग मारेंगे, आपको पता है इस बात का, लेकिन ये जो आपकी हालत है ये कोई लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है इस वक्त। और हम नहीं चाहते कि आप दुनिया को कमजोर दिखें। बात तो ठीक थी उसकी। उसने कहा आप टेक योर टाइम, आप देखें, आपको लगेगा जैसे आप मकबूजा कश्मीर में हैं। ये उसने मुझे कहा। वही तो बाहर की दुनिया की खबर ही कोई नहीं था। मैंने पूछा उनसे कि फलां किधर है, फलां किधर है, इमरान खान किधर है, शहबाज शरीफ हुकूमत किसकी है, बंदा कौन है बाहर, ये चीजें मैंने उनसे पूछी। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा, वो मुझे वो कैसे पता था कि मुझे वहां एक बंदे ने बताया था कि जब हमारा चीफ आ जाएगा फिर हम आपको छोड़ देंगे। वो मुझे शायद इसलिए डिले कर रहे थे कि वो जस्टिस बंदयाल पे शायद भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो काजी फाइद ईसा आता है 17 सितंबर को, उसके बाद फिर वो मुझे छोड़ने का प्लान बनाते हैं। और आप देखेंगे नवाज शरीफ भी पाकिस्तान तभी आता है जब काजी फाइद ईसा चीफ जस्टिस बनता है। तो काजी फाइद ईसा नवाज शरीफ का खास आदमी और आसिम मुनीर का खास आदमी था। उसने इन्हें बहुत परफॉर्म करके दिया और इन्हें इतने कॉन्फिडेंट थे। मैंने कई दफा काजी फाइद ईसा को कहा मुझे बुला, मुझे बुला के सुनो। मैं एक दिन पुलिस स्टेशन चला गया मुकदमा करवाने के लिए, जी मुझे अगवा किया गया है। तो वो मुझे पुलिस स्टेशन में वहां मुझे वो सर छोड़ के चौकी में वो भाग गए, वो बाहर चले गए। उन्होंने जाके मेरे दोस्तों को फोन कर दिया कि इन्होंने लेके जाओ आके। तो पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है, अगर आप ये कह देना मुझे आईएसआई ने अगवा किया है तो क्या पुलिस क्या, तो आईजी आपकी बात ही नहीं सुनेगा, मुकदमा ही नहीं कर सकता वो। आखिरी बात, आपने परसों तरसों एक फंक्शन में थे यहाँ पे, आप वो ह्यूमन राइट्स के लिए आपने वो बात की है, मुझे बड़ी वो अंदर चुभ गई है वो बात कि आपने कहा कि कुछ हो जाए। मुझे उसने धमकी दी एक आदमी ने, हम तेरी लाश भी पाकिस्तान नहीं आने देंगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने इसलिए लोगों से कहा कि जिम्मेदारी के साथ मुझे पाकिस्तान भेज देना, बाकी मैं निपट दूंगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला आपको इस काबिल रखे कि आपकी आवाज़ इसी तरह से तवाना रहे। और आपने अपना फर्ज अदा कर दिया है और कहने की जरूरत नहीं है, जितने लफ्ज हैं ये सारे लफ्ज बेमानी है। ये नजम भाई, फर्ज जो है ना वो कभी भी अदा नहीं होता। जो चीज फर्ज होती है ना वो आपको करते रहनी होती है जी। अगर आपके ऊपर फर्ज है कि आपने एक रास्ते पे चलना है तो फिर वो आपने चलते ही रहना है उसके ऊपर, उसकी लिमिट कोई नहीं होती जी। आपके ऊपर नमाज फर्ज है ना जी, आपने पढ़ते रहना, तो आप तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे जी। अगर आपके ऊपर सही रास्ते पे चलना, हक पे खड़े होना फर्ज है ना, तो ये फर्ज आपको तब तक अदा करते रहना जब तक आप मौजूद हैं। सही। ऐसा कोई नहीं होता कि आपने अपना हक अदा कर दिया या आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, ये कभी भी अदा नहीं होता जी। आप देखते हैं कि आपका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, लड़ाई तो खत्म ही नहीं हुई, लड़ाई तो अभी चल रही है। यानी इसके ऊपर कोई दूसरा नुक्ता नहीं है। मुझे ऐसा थोड़ी होगा कि कोई मारेगा कुटेगा और कहेगा कि यार तुम इसको छोड़ दो, या कोई मेरा माली नुकसान कर देगा और कहेगा, या कोई जानी नुकसान की धमकी देगा, या मुझे नुकसान पहुंचा के कहेगा कि ये वाली चीज छोड़ दो। इसके हमारे दीन के भी पैटर्न्स हैं। यानी अगर किसी दिन मेरी वालदा मुझे आधी जुबान से कहती है कि बस, तो फिर बस था। मैं ये आदमी हूं, कोई मैं इसका कोई वो तो नहीं है कोई ये तो नहीं है कि मैं इसमें कुछ अचीव कर रहा हूं। आपने मुझे देख लिया मैं किस हालत में यहाँ पे रहता हूँ, आप सारा कुछ आपको पता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शर्म और हमारा पर्दा बरकरार रखे, वो हमारी शर्में और हमारा। आपने मुझे पाकिस्तान में भी देखा कि वहां मैं कैसे रहता था जी। आपने मुझे यहाँ भी देख लिया कि मैं कैसे रहता हूँ जी। तो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस जिंदगी में और इस जिंदगी में क्या फर्क है। ऑब्वियसली ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करता तो मैं उधर बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देता नहीं है वो ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। आज के लिए थैंक यू।